इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूनिट नंबर 13 सेकेंड ईयर फिजिक्स के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन 13.1 अ कंपास नीडल इज डिफ्लेक्टेड व्हेन अ चार्ज प्लास्टिक रॉड इज हेल्ड नियर इट। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द फोर्स दैट प्रोड्यूसेस द डिफ्लेक्शन। जब हम एक चार्ज प्लास्टिक रॉड को हम मैग्नेटिक कंपास के करीब लेकर जाते हैं तो मैग्नेटिक कंपास के जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट करती है, हिलती है। ऐसा क्यों होता है? हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल है तभी डिफ्लेक्शन शो करती है जब कोई और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसके करीब आ जाए, जबकि चार्ज रॉड के अंदर फील्ड नहीं है तो इसके बावजूद उसकी जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट क्यों करती है। तो हम जानते हैं कि बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन किसी चार्ज बॉडी को दूसरे कंडक्टर के करीब हम ले जाते हैं। जैसा कि जो नीडल है वो मेटल का बना होता है और ये कंडक्टर है, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज दोनों है। जब हम चार्ज प्लास्टिक रॉड को नीडल के करीब लेकर जाते हैं मैग्नेटिक कंपास के, तो बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन चार्ज प्लास्टिक रॉड के करीब साइड पर नीडल पर जो है अनलाइक चार्ज क्रिएट होता है और नीडल के दूसरी साइड पर रॉड से दूर साइड पर लाइक चार्ज क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से चार्ज की रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से नीडल के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है, जिसकी वजह से नीडल मूव करती है। तो यहाँ पे जो ओरिजिन ऑफ फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। नीडल के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है जिसकी वजह से नीडल डिफ्लेक्ट कर रही है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन 13.2 व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी। परमिएबिलिटी और परमिटिविटी में हमने डिफरेंस बताना है। परमिएबिलिटी मीन्स जब किसी पार्टिकल या मीडियम के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास करने की कोशिश करते हैं तो कुछ मटेरियल जो है अपने अंदर से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास करता है, कुछ मटेरियल कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास करता है। जैसा कि वाटर नल के नीचे अगर हम कोई कपड़ा रख दें तो कपड़े के थ्रू ज़्यादा वाटर फ्लो होता है, पानी ज़्यादा फ्लो होता है, कपड़ा अपने अंदर से ज़्यादा पानी को पास करता है। अगर आप कपड़े की जगह में अगर आप फोम ले लें तो कपड़े की निस्बत कम वाटर को फ्लो कराता है। ये उस कपड़े की या फोम की प्रॉपर्टी है। इसी तरह हर मीडियम की एक अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है, अपनी खुसूसियात होती है, जिसकी वजह से कुछ मटेरियल अपने अंदर से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को पास करता है, कुछ कम पास करता है। किसी भी मटेरियल या मीडियम की अपने थ्रू अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास करने की जो सलाहियत है, प्रॉपर्टी है, उसको हम परमिएबिलिटी कहते हैं। परमिएबिलिटी को हम म्यू नॉट या म्यू से शो करते हैं और वैल्यू है हमारे पास 4 × 10⁻⁻⁷ वेबर एम्पियर मीटर है। ये प्रॉपर्टी है, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होती है और कैपेसिटर में ये काम करती है। ये प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफार्मर और इंडक्टर के अंदर ये काम करती है और ये मैग्नेटाइजेशन के दौरान भी काम करती है। जबकि परमिटिविटी हमने कूलम्ब्स लॉ के अंदर पढ़ा था। परमिटिविटी को हम एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। परमिटिविटी भी मीडियम की प्रॉपर्टी है। जैसा कि हम जानते हैं कोई भी मीडियम है वो एटम से मिलकर बना है, एटम के अंदर चार्ज मौजूद है, तो इसका मतलब इनसाइड मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। जब हम एक्सटर्नल दो चार्जेस को हम उस मीडियम के अंदर रखते हैं तो दो फील्ड की इंटरेक्शन होती है। एक इनसाइड द मीडियम चार्जेस की फील्ड है, दूसरा एक्सटर्नल चार्जेस के दरमियान फील्ड। मीडियम की जो फील्ड है वो एक्सटर्नल चार्जेस के जो फील्ड है उसको कम करती है या कम करने की कोशिश करती है। उस प्रॉपर्टी को किसी भी मीडियम की एक्सटर्नल चार्जेस के दरमियान फील्ड को कम करने की जो प्रॉपर्टी है, जो सलाहियत है, उसको हम परमिटिविटी कहते हैं। जैसे कि एयर की परमिटिविटी बहुत कम है। क्यों? एयर के अंदर पार्टिकल्स कम है तो उसके इनसाइड चार्ज कम है, तो दो एक्सटर्नल चार्जेस के दरमियान फील्ड को बहुत कम करेगा। इसी तरह सॉलिड है, उसके अंदर एटम ज़्यादा है। अगर हम सॉलिड में दो एक्सटर्नल चार्ज को रखेंगे तो वो सॉलिड दो एक्सटर्नल चार्ज के दरमियान फील्ड को ज़्यादा कम करेगा। इसीलिए हम एक्सपेरिमेंट ज़्यादातर एयर के अंदर करते हैं। परमिटिविटी की जो SI यूनिट है वो हमारे पास है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर और इसकी वैल्यू है हमारे पास 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। परमिटिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर काम करती है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन 13.3 कैन ऑब्जेक्ट इन रोटेशनल मोशन क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड, प्रोवाइड एन एग्जांपल। क्या कोई रोटेटिंग ऑब्जेक्ट जो है मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकता है? मूविंग बॉडी का मतलब है मूविंग चार्ज बॉडी है। चार्ज बॉडी अगर लीनियर मोशन करे या रोटेशनल मोशन करे, दोनों सूरतों में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। जैसा कि न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन भी परफॉर्म कर रहे हैं, स्पिन मोशन भी परफॉर्म कर रहे हैं। न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन और सर्कुलर मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है।
इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड और वेलोसिटी नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड विच विल सफ़र ग्रेटर डिफ्लेक्शन, वाई। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को हमने सेम स्पीड के साथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर किया है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 का एंगल बना रहे हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन के अंदर ज़्यादा डिफ्लेक्शन आएगा या प्रोटॉन के अंदर ज़्यादा डिफ्लेक्शन आएगा, यह हमने बताना है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से 1836 टाइम्स लेस होती है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से बहुत ज़्यादा कम है। तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दोनों चार्जेस को सेम स्पीड से एंटर करेंगे तो जिसका मास कम होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, उसके अंदर ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगा। इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो इलेक्ट्रॉन के अंदर ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। इसके अलावा हम इन दोनों इक्वेशन की मदद से भी समझ सकते हैं। जैसा कि मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला है QEB साइन थीटा था, यहाँ नॉर्मल है। नॉर्मल में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को नॉर्मली हमने एंटर किया है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो नॉर्मल में भी एंगल 90 का होता है। तो एंगल 90 का है तो साइन 91 हुआ हमारे पास, इज इक्वल टू QEB। इक्वेशन 1 कहा हमने। यहाँ पे देखें फोर्स और वेलोसिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्स ज़्यादा लगेगी तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, फोर्स कम होगी तो वेलोसिटी कम होगी। ये जो इक्वेशन 2 हमने डिराइव किया था E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस टॉपिक के अंदर हमने वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला है। उसका फार्मूला है V इज इक्वल टू √2Q V/m। ब्रैकेट के अंदर जो V है वो पोटेंशियल है, बाहर वाला ये जो V है वो स्पीड या वेलोसिटी है। इक्वेशन 2 में मास और वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की निस्बत ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन 13.5 A charged particle moves in a straight line through a particular region of space. Could there be non-zero magnetic field in this region? अगर किसी चार्ज पार्टिकल को हम स्पेस में से पास करेंगे, वो चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, तो क्या उस जगह में मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है? यस, उस जगह में मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है। चार्ज को स्ट्रेट लाइन मूव करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का ज़ीरो होना ज़रूरी नहीं है। किसी चार्ज बॉडी को आप मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेंगे तो हर वक्त उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगती। उस चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स लगने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नॉर्मली या परपेंडिकुलरली इंटर करें, चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ 90 के एंगल बनाते हुए अगर हम एंटर करेंगे, तब जाके चार्ज बॉडी के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगती है। अगर आप चार्ज बॉडी को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पैरेलल इंटर करें तो चार्ज बॉडी के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगती, चार्ज बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। एज वी now that F is equal to QVB sin theta। अगर हम चार्ज बॉडी को पैरेलल इंटर करें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी। जैसे कि हमारे पास है थीटा इज इक्वल टू 0, पैरेलल में थीटा हमारे पास 0 होता है, तो इक्वेशन 1 में हमने पुट किया थीटा को, तो ये हमारे पास आएगा F इज इक्वल टू QVB sin 0। साइन 0 हमारे पास 0, तो F इज इक्वल टू QEB 0, तो ये पूरा टर्म 0 हुआ। अब देखिए मैग्नेटिक फोर्स चार्ज के ऊपर नहीं लग रही तो चार्ज सर्कल में मूव नहीं करेगी, यानी कि चार्ज स्ट्रेट लाइन में ही मूव करता रहेगा, जबकि चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रही, क्योंकि चार्ज को पैरेलली हमने एंटर किया है। इसका मतलब चार्ज स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 13.6 अ करंट इज पास थ्रू एन अनस्ट्रेच्ड स्ट्रिंग विल द स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड। अगर हम एक अनस्ट्रेच स्ट्रिंग के थ्रू करंट पास करें, स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा या स्ट्रेच होगा? जब दो कंडक्टर को पास में रखा हुआ है और उन दोनों कंडक्टर के थ्रू हम सेम डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो करें तो दोनों कंडक्टर अट्रैक्ट करता है। सिमिलर सिचुएशन यहाँ पर भी है। जब आप स्प्रिंग के अंदर से करंट पास करेंगे, कोई सी भी नेबरिंग जो दो लूप है वो दो कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहे हैं और दो लूप के अंदर करंट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो नेबरिंग जो दो लूप्स हैं वो एज ए कंडक्टर बिहेव करेगा और वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि करंट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसलिए दो लूप्स आपस में कॉन्ट्रैक्ट होते जाएंगे। इस तरह से स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन 13.7 हाउ कैन न्यूट्रॉन बी एक्सेलरेटेड इन अ साइक्लोट्रॉन। क्या न्यूट्रॉन को हम साइक्लोट्रॉन में एक्सेलरेट कर सकते हैं? सबसे पहले हम समझते हैं साइक्लोट्रॉन क्या होता है। साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है जो चार्ज बॉडी को, चार्ज पार्टिकल को
एक्सेलरेट कराता है, कैरी करता है, मूव कराता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। साइक्लोट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल होती है, जिसकी वजह से साइक्लोट्रॉन चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराता है, जबकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है, सो साइक्लोट्रॉन न्यूट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कर सकता। जैसा कि हमारे पास फार्मूला है F = QV sin थीटा। अगर QV sin थीटा के अगर Q अगर 0 पुट करें, जैसा कि न्यूट्रॉन के ऊपर Q 0 है, चार्ज 0 है, तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फोर्स भी 0 हो जाएगी। तो साइक्लोट्रॉन न्यूट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कर सकता न्यूट्रल पार्टिकल होने की वजह से। कंसेप्चुअल क्वेश्चन 13.8 अ करंट कैरिंग लूप इज फ्री टू टर्न is placed in a uniform magnetic field B, what will be its orientation relative to B in the equilibrium state? एक करंट कैरिंग लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। वो जो करंट कैरिंग लूप है वो ईज़िली वो रोटेट कर सकती है। तो हमने ये बताना है कि किस लोकेशन पे या किस तरह से उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगी। तो हम किस हिसाब से किस तरीके से रखेंगे तो टार्क 0 होगा और वो कॉइल इक्विलिब्रियम में होगी। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड और वेलोसिटी नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड विच विल सफ़र ग्रेटर डिफ्लेक्शन वाई। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को हमने सेम स्पीड के साथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर किया है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 का एंगल बना रहे हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन के अंदर ज़्यादा डिफ्लेक्शन आएगा या प्रोटॉन के अंदर ज़्यादा डिफ्लेक्शन आएगा, यह हमने बताना है। इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से 1836 टाइम्स लेस होती है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से बहुत ज़्यादा कम है। तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दोनों चार्जेस को सेम स्पीड से एंटर करेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिसका मास कम होता है उसके अंदर ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगा। इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो इलेक्ट्रॉन के अंदर ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। इसके अलावा हम इन दोनों इक्वेशन की मदद से भी समझ सकते हैं। जैसा कि मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला है QEB sin थीटा था, यहाँ नॉर्मल है। नॉर्मल में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को नॉर्मली हमने एंटर किया है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो नॉर्मल में भी एंगल 90 का होता है। तो एंगल 90 का है तो sin 90 1 हुआ हमारे पास, = QEB। इक्वेशन 1 कहा हमने। यहाँ पे देखें फोर्स और वेलोसिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्स ज़्यादा लगेगी तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, फोर्स कम होगी तो वेलोसिटी कम होगी। इसके अलावा इक्वेशन 2 में, ये जो इक्वेशन 2 हमने डिराइव किया था E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस टॉपिक के अंदर हमने वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला है। उसका फार्मूला है V = √2Q V/m। ब्रैकेट के अंदर जो V है वो पोटेंशियल है, बाहर वाला ये जो V है वो स्पीड या वेलोसिटी है। इक्वेशन 2 में मास और वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की निस्बत ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। Conceptual question 13.5 A charged particle moves in a straight line through a particular region of space. Could there be non-zero magnetic field in this region? अगर किसी चार्ज पार्टिकल को हम स्पेस में से पास करेंगे, वो चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, तो क्या उस जगह में मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है? यस, उस जगह में मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है, क्योंकि चार्ज को स्ट्रेट लाइन मूव करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का ज़ीरो होना ज़रूरी नहीं है। किसी चार्ज बॉडी को आप मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेंगे तो हर वक्त उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगती। उस चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स लगने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नॉर्मली या परपेंडिकुलरली एंटर करें, यानी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ 90 का एंगल बनाते हुए अगर हम एंटर करेंगे, तब जाके चार्ज बॉडी के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगती है। अगर आप चार्ज बॉडी को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पैरेलल एंटर करें तो चार्ज बॉडी के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगती, चार्ज बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। As we know that F = QVB sin थीटा, अगर हम चार्ज बॉडी को पैरेलल इंटर करें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी। जैसे कि हमारे पास है थीटा = 0, पैरेलल में थीटा हमारे पास 0 होता है, तो इक्वेशन 1 में हमने पुट किया थीटा को, तो ये हमारे पास आएगा F = QV sin 0, sin 0 हमारे पास 0, तो F =
QEB 0, तो ये पूरा टर्म 0 हुआ। मैग्नेटिक फोर्स चार्ज के ऊपर नहीं लग रही तो चार्ज सर्कल में मूव नहीं करेगा, यानी कि चार्ज स्ट्रेट लाइन में ही मूव करता रहेगा, जबकि चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रही, क्योंकि चार्ज को पैरेलली हमने एंटर किया है। अगर चार्ज को परपेंडिकुलर एंटर करे तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। इसका मतलब चार्ज स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 13.6, इफ़ अ करंट इज पास थ्रू अ अनस्ट्रेच स्ट्रिंग विल द स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट आर एक्सपेंड। अगर हम एक अनस्ट्रेच स्ट्रिंग के थ्रू करंट पास करें, स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा या स्ट्रेच होगा। दो कंडक्टर को पास में रखा हुआ है और उन दोनों कंडक्टर के थ्रू हम सेम डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो करें तो दोनों कंडक्टर अट्रैक्ट करता है। तो बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन यहाँ पर भी है। जब आप स्प्रिंग के अंदर से करंट पास करेंगे, कोई सी भी नेबरिंग जो दो लूप है वो दो कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहे हैं और दो लूप के अंदर करंट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो नेबरिंग जो दो लूप्स हैं वो एज ए कंडक्टर बिहेव करेगा और वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। करंट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसलिए दो लूप्स आपस में कॉन्ट्रैक्ट होते जाएंगे, इस तरह से स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन 13.7, हाउ कैन न्यूट्रॉन बी एक्सेलरेटेड इन अ साइक्लोट्रॉन। क्या न्यूट्रॉन को हम साइक्लोट्रॉन में एक्सेलरेट कर सकते हैं? साइक्लोट्रॉन के थ्रू हम न्यूट्रॉन को एक्सेलरेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं साइक्लोट्रॉन क्या होता है। साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है जो चार्ज बॉडी को, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराता है, कैरी करता है, मूव कराता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। साइक्लोट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल होती है, जिसकी वजह से साइक्लोट्रॉन चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराता है। जबकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है, सो साइक्लोट्रॉन न्यूट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कर सकता। जैसा कि हमारे पास फार्मूला है F=QEB sin थीटा। अगर QEB sin थीटा के अगर Q अगर 0 पुट करें, जैसा कि न्यूट्रॉन के ऊपर Q 0 है, चार्ज 0 है, तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स भी 0 हो जाएगी। साइक्लोट्रॉन न्यूट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कर सकता न्यूट्रल पार्टिकल होने की वजह से। कंसेप्चुअल क्वेश्चन 13.8, अ करंट कैरिंग लूप इज फ्री टू टर्न इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, what will be its orientation relative to B in the equilibrium state। एक करंट कैरिंग लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। वो जो करंट कैरिंग लूप है वो ईज़िली वो रोटेट कर सकती है। तो हमने ये बताना है कि किस लोकेशन पे या किस तरह से उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगी। तो हम किस हिसाब से, किस तरीके से रखेंगे तो टार्क 0 होगा और वो कॉइल इक्विलिब्रियम में होगी। जैसा कि हम जानते हैं टाउ NAIAB sin थीटा। यहाँ पे जो n है वो नंबर ऑफ टर्न्स है, जो कि हम यहाँ पे 1 लेंगे, n=1 होगा, तो बाकी जो रिमेनिंग जो फार्मूला रहेगा टाउ IBA sin थीटा। अब हमने ये बताना है कि कॉइल को किस तरीके से रखेंगे तो टार्क 0 होगा। सपोज ये लूप है, ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, इसको हमें ऐसे रखना पड़ेगा, यानी कि देखिए मैग्नेटिक फील्ड्स ऐसे जा रही, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इंटर हो रही, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सरफेस के साथ 90 का एंगल बना रहे हैं, क्योंकि ये जो सरफेस है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा है। देखें ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, लेकिन हमें मैग्नेटिक फील्ड और सरफेस के दरमियान एंगल नहीं चाहिए, हमें एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल चाहिए। क्योंकि देखें ये एरिया वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर भी ऐसे है, फील्ड लाइन भी ऐसे है। देखो जब सरफेस को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर वो पैरेलल आ जाता है। बेशक सरफेस को हमने परपेंडिकुलर रखा है, बट एरिया वेक्टर और फील्ड लाइंस पैरेलल होना चाहिए ताकि एंगल हमारे पास 0 हो जाए, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आएगी 0। तो इस फार्मूले के अंदर पुट करें टाउ IBA sin 0, sin 0 हमारे पास है 0, तो ये पूरा टर्म 0 होगा, तो टार्क 0 के बराबर आया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जब नेट टार्क बॉडी के ऊपर 0 हो तो बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में होती है। तो इस तरह से यहाँ इस केस में कॉइल इक्विलिब्रियम में आया। अगर आप सरफेस को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखेंगे तो एरिया वेक्टर और फील्ड लाइन के दरमियान एंगल आपको 0 मिलेगा, यानी कि एरिया वेक्टर और फील्ड लाइंस पैरेलल बट सरफेस और फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर। कंसेप्चुअल क्वेश्चन 13.9, हाउ डज अ करंट कैरिंग कॉइल बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट।
करंट कैरिंग कॉइल बार मैग्नेट की तरफ बिहेव क्यों करता है? हम जानते हैं करंट कैरिंग कॉइल मीन्स स्प्रिंग या सोलेनाइड। जब हम कॉइल के अंदर से करंट को पास करते हैं तो करंट उस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। हम ऑलरेडी जानते हैं कि करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। कॉइल के जिस एंड से करंट इंटर कर रहा है वो साइड साउथ पोल की तरह बिहेव करता है, और कॉइल का वो एंड जहाँ से करंट लीव कर रहा है, जहाँ से करंट बाहर आ रहा है, वो हमारे पास नॉर्थ पोल होगा।